गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस 2024 के लिए स्टार्ट की गई है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर एग्ज़ाम तक जितने भी टेस्ट होंगे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इसकी फुल टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो पूरे साल के लिए 599 में, ठीक है, जो कि एक PDF सीरीज़ होगी और उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन विधेयक यानी मनी बिल को प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोक लेखा समिति में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान है, ठीक है। वित्त विधेयक का 117 में इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। देखिए, धन विधेयक एक सरकारी विधेयक है और इसे केवल मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। और ये अलग से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। और धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा पर केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। और धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की पहले ही स्वीकृति चाहिए। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का। देखिए, संसदीय भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति और इस समिति के सदस्यों की संख्या 30, 30 के 30 केवल और केवल लोकसभा के, और इन सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का। तीसरा प्रश्न है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, या सिंपल भारत का मुख्य न्यायाधीश, या केवल भारत के राष्ट्रपति? इसका आंसर है केवल भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। तो अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित निकायों में किसकी रिपोर्ट किसकी वार्षिक रिपोर्ट को भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखा जाता है? वित्त आयोग की रिपोर्ट, वार्षिक वित्त स्टेटमेंट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिए गए विशेष ऑफर्स की रिपोर्ट, सभी। ये सभी रिपोर्ट। देखिए, भारत राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति के द्वारा संसद में निम्नलिखित निकायों की रिपोर्ट रखी जाती है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट, वार्षिक वित्त स्टेटमेंट, अनुसूचित जाति और जनजाति को दिए गए जो भी विशेष ऑफर्स की रिपोर्ट है उसको भी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राष्ट्रपति द्वारा सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे कि मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना, कहलाता है क्या? परिहार, लघुकरण, विराम या प्रविलंबन? इसको कहा जाएगा लघुकरण, ठीक है, कॉम्यूटेशन। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। इसके तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और क्षमादान से संबंधित निम्नलिखित शब्दावलियां हैं कौन कौन सी? एक तो है क्षमा, मतलब पार्डन। इसमें क्या होता है? इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सजा, उसका दंड, दंडादेशो, मतलब उसे पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण की बात करें तो इसका अर्थ है कि सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे कि मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना। कौन करेगा? राष्ट्रपति। परिहार की बात करें तो सजा की अवधि को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना, ठीक है। सजा की अवधि बदली जाती है, इसको बोलते हैं परिहार। विराम का मतलब विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम कर देना, जैसे कि शारीरिक अपंगता या फिर कोई महिला है तो उसकी गर्भावस्था के कारण। प्रविलंबन की बात करें तो किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टाल देना, होगी लेकिन कुछ समय के लिए टल गई, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, उसको बोलते हैं प्रविलंबन।
एक चीज़ और याद रखिएगा, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति का दायरा है वो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को क्षमा तक कर सकते हैं, लेकिन राज्य के राज्यपाल नहीं कर सकते। बाकी राज्यपाल सारी चीज़ें कर सकते हैं, प्रविलंबन भी, विराम भी, परिहार भी, लघुकरण भी। पार्डन केवल राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है? देखिए 5 प्रकार के रिट हैं, ठीक है, जो केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही निकाल सकते हैं, किसी स्टेट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं निकाल सकता। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को। तो डी है आंसर। देखिए अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है, जबकि संविधान का अनुच्छेद 32 भारत के सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर अजय निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए? भाग 4 यानी राज्य के नीति निषेध सिद्धांत की बात कर रहा है। अनुच्छेद 36 से 51 की बात हो रही है, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, ए है इसका आंसर। देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में नए सिद्धांत जोड़कर संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए, ठीक है। और इनके अलावा अगर पूछ ले तो अनुच्छेद 39A भी है, एक अनुच्छेद 43A है, 48A है, ये बाद में जोड़े। जितने क्लॉज है ना ए जो लगा है, ठीक है, 39 तो पहले है, लेकिन 39A जो बाद में जोड़ा गया, जैसे क्या जोड़ा गया, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। 43A में क्या जोड़ा गया, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 48A में क्या जोड़ा गया, पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। तो जितने क्लॉज है ना जो बाद में जोड़े गए, इनको ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया? देखिए 92वां संविधान संशोधन 21वां और 71वां तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं जोड़ने से संबंधित है। यहाँ उत्तर है 86वां संविधान संशोधन, सी। तो वर्ष 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन। इसने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत फंडामेंटल राइट्स बना दिया। क्वेश्चन नंबर 6 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान के भाग 4 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, और संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विवरण है, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का विवरण अनुच्छेद 29-30 में है। देखिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का विवरण अनुच्छेद 29-30 में सही है। भाग 3 को संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन है इसमें। भाग 3 को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, 4 को नहीं। और मौलिक अधिकारों की संख्या 6 ही है, कभी 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अपना आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बी। देखिए संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विवरण है अनुच्छेद 25 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक। और भाग 3 को ही भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई, ना कि 4 को। और भारत का संविधान जो है 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कौन कौन से? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन से कितने आर्टिकल तक है ये भी, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है संविधान को। संविधान की हृदय और आत्मा किसको कहा? अनुच्छेद 32 को। ये भी पूछा था एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आज निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, और यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को तो प्राप्त है, किंतु उच्च न्यायालय को नहीं। देखिए दोनों को प्राप्त है शक्ति, हाई कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी। इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही सही है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं या जो कानून है वो शून्य होंगे, ठीक है। मतलब सरकार के द्वारा बनाए गए ऐसे कानून, चाहे वो स्टेट की सरकार बनाए या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, जो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के दोनों अपने अपने स्तर पर ऐसे कानूनों को ज़ीरो कर देंगे, ठीक है।
और यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट के पास है अनुच्छेद 226 के तहत। तो दोनों के पास, इसलिए दूसरा गलत है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट द्वारा जारी किए जाने वाला रिट नहीं है? वंदे प्रत्यक्षीकरण, अध्यादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पर्चियां। 5 प्रकार के रिट हैं। वंदे प्रत्यक्षीकरण है, उत्प्रेषण है, अधिकार पर्चियां। अध्यादेश जैसा कोई नहीं है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो राष्ट्रपति के पास है, राज्यों में राज्यपाल के पास है। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और राज्य का उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। और 5 प्रकार के रिट हैं, कौन कौन से? वंदे प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चियां। अध्यादेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए, कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है? यूपी पीसीएस में भी 14 तारीख को पूछा गया था ये सवाल। अनुच्छेद 20 है। ठीक है, आर्टिकल नहीं पूछा था उसने, आर्टिकल रख के पूछा था कि 3-4 में से क्या है उसमें। देखिए, निरोध यानी हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को, देखिए आर्टिकल 22 है, सी है इसका आंसर, 20 तो नहीं बोल दिया, सी। तो अनुच्छेद 22 जो है किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण यानी हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत 2 प्रकार की होती है, दंड विषयक और निवारक। दंड विषयक हिरासत, एक व्यक्ति अपने अपराध स्वीकार कर लिया है, एक व्यक्ति जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और न्यायालय में उसे दोषी ठहराया जा चुका है को दंड देती है। और निवारक हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई के न्यायालय में दोषी ठहराया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 पर अजय, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? किस एक्ट के द्वारा किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1833 का चार्टर। तो 1833 के चार्टर को जो है सेंट हेलेना अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा प्रथम विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। और इस एक्ट के द्वारा ही कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। चाय और चीन के साथ व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एक सवाल और पूछा जाता है कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, वो तो 1813 का चार्टर है। और 1833 में सभी समाप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है? निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी की बात हो रही है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है अनुच्छेद 37। देखिए, भारत के संविधान के भाग 4 में यानी अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत शामिल है यानी डीपीएसपी। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत करता है। ठीक है, इन सिद्धांतों का उद्देश्य है लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिभाषित करना। इस लाइन को लेकर कई बार एग्जाम में सवाल बनाया है, जिसका आंसर डीपीएसपी होगा हमेशा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक सिद्धांतों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत। डीपीएसपी को 3 भागों में बांट दिया गया है, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार और बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, 2-3 लिख देगा, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है, तो गांधीवादी सिद्धांत को कोट करके बड़ा पूछता है। डी नहीं है इसमें। ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत का वर्गीकरण नहीं किया गया नीति निदेशक सिद्धांतों के रूप में। तो निदेशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह निर्देश निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत हैं, जैसे कि गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, उदार और बौद्धिक सिद्धांत। और ये है 36 से 51 के बीच में। और किसमें क्या क्या है बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबको लिख लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और उसमें भी जो बाद में जोड़े गए, जैसे 43 का ए, 39 का ए, 48 का ए, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये एक सवाल है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ये बाद में जोड़ा गया, तो कोई अमेंडमेंट हुआ होगा। और ये किस में निहित है? अनुच्छेद 43 का ए है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो अनुच्छेद 43 ए में क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 48 ए में क्या है? ये भी बाद में जोड़ा गया होगा क्लोज में। पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना।
अनुच्छेद 44 पहले से ही है। इसमें क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको सुरक्षित करने का प्रयास करना। और अनुच्छेद 38 में क्या है, राज्य जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधा तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ये वो प्रश्न था, ठीक है। किस कानून के तहत भारत के साथ सिर्फ चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चाय के साथ व्यापार को जारी रखा और बाकी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये चार्टर एक्ट है और ये दूसरा चार्टर एक्ट है, यानी ये 1813 का चार्टर एक्ट है। और सब कुछ समाप्त कर दिया गया था वो 1833 का चार्टर एक्ट है। देखिए, भारत में वर्ष 1813 के चार्टर कानून के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, केवल चाय के व्यापार को छोड़कर। और इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्व को प्रकट व स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है, मतलब अपने ही विरुद्ध गवाही देने से रोकता है? यह है अनुच्छेद 20, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, तथा अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त, ठीक है, किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब अपने ही विरुद्ध गवाह देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पर आ जाइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो 19 में है, ठीक है। यह है अनुच्छेद 24। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख यानी किस एक रिट को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका उत्तर है हैबियस कॉर्पस यानी वंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इसको आप सुप्रीम कोर्ट से भी ले सकते हो, हाई कोर्ट से भी ले सकते हो, आप खुद अभियुक्त हो तो आपका कोई रिश्तेदार, ठीक है, कोई दोस्त, कोई भी ले सकता है ये रिट, ठीक है। प्रक्रिया क्या है? वही कानूनी प्रक्रिया से एक वकील करना पड़ेगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति है, और इनमें से वंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक जो है वो माना जाता है, ठीक है। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जा सकते हैं 226 के तहत। तो ये पॉलिटी का हमारा टेस्ट था। वैसे इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी कवर करेंगे हम, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। धन्यवाद।